हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू वशिष्ठ एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में आपको बायोट सावर्ट लॉ कंप्लीट पढ़ाने वाला हूं, जो कि हमारी क्लास 12th के लिए बोर्ड एग्जामिनेशन एज वेल एज जेई पैटर्न के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोगों को पता है वशिष्ठ एकेडमी पर मैंने एक सीरीज चालू करी है एंड फ्रॉम नाउ आई विल बी श्योरली कंटिन्यू ऑन माई चैनल। मैं लगातार अपने चैनल पर कंटिन्यूसली वीडियो अपलोड करता रहूँगा। एज यू नो ऑल्सो आई एम एन एकेडमी प्लस एजुकेटर इन फाउंडेशन एंड एनटीएससी कैटेगरी। वहाँ पर मैं ओलंपियाड्स और एनटीएससी कैटेगरी में डीलिंग करता हूँ विद द सब्जेक्ट ऑफ फिजिक्स। तो इसी के साथ मैंने सोचा, क्योंकि मैं जो 11th-12th के केवीपीवाई के लिए भी तैयारी करवाता हूँ, तो सोचा वही सारे कंसेप्ट आप लोग के लिए बोर्ड के लिए भी लाए जाए। बोर्ड में एक बच्चों ने भारी मात्रा में ये सवाल पूछते आए हैं मेरे से, जब मैं ऑफलाइन में पढ़ा था तब भी, और जब मैं ऑनलाइन में आया तब भी, कि सर बायोट सावर्ट लॉ थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन करिए। मैक्सिमम टीचर्स क्या करते हैं, केवल उसका फॉर्मूला बता देते हैं और बस खत्म खत्म खत्म। क्या डीएल क्यों होता है, करंट एलिमेंट क्या होता है, ये चीज़ें हमें बताई नहीं जाती हैं। और कुछ ऐसी बातें जो कि बायोट सावर्ट लॉ और कुलाम्स लॉ के बीच में रिलेशनशिप पैदा करती हैं या उन दोनों के अगेंस्ट जाती हैं, इन बातों का ध्यान रखने के लिए अब मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं बायोट सावर्ट लॉ की तरफ। सबसे पहली बात, आप लोगों को ऑयस्टेड एक्सपेरिमेंट याद होगा। ऑयस्टेड ने क्या कहा था कि अगर कोई भी मेरा करंट कैरिंग कंडक्टर है, ध्यान दीजिएगा डायग्राम पर, अगर कोई भी मेरा करंट कैरिंग कंडक्टर है तो अपने चारों तरफ जो है क्या क्रिएट करता है, जल्दी बताइए। अपने चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है जिसे हम डीबी वेक्टर कहते हैं। इसका मतलब यहां से हमें एक बात स्पष्ट हो जाती है कि मैग्नेटिक फील्ड इज एन वेक्टर क्वांटिटी। वेरी गुड। और मैग्नेटिक फील्ड का सिंबल जो होता है वो भी मैंने आपको बता दिया है, डी बी या कैपिटल बी आप लिख सकते हैं, वो भी हो सकता है। अच्छा, बायोट सावर्ट ने कहा, भाई ऑयस्टेड ने एक बात बताई थी, ये मैग्नेटिज्म की शुरुआत है, दूसरा टॉपिक है और बच्चे इसी में कंफ्यूज जाते हैं। ऑयस्टेड ने केवल एक बात अपनी क्लियर करी थी कि अगर कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर है तो वो अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा। बायोट सावर्ट ने उसी स्टेटमेंट को सपोर्ट करते हुए केवल एक बात कही थी। पहले ये समझ लो कि बायोट सावर्ट लॉ था क्या और क्यों उसे यूज करा जाता था। उसने कहा था कि जो ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है करंट कैरिंग कंडक्टर के चारों तरफ, ये किसी भी पी पॉइंट पर उस करंट यानी कि करंट कैरिंग कंडक्टर द्वारा कितनी क्रिएट होती है। मतलब कि जैसे आप बोलो ना, आप एग्जांपल ले लो, आपने एक नई चीज रची कि सर जब हम हाथ रगड़ते हैं ना तो ये वाला हाथ फ्रिक्शनल फोर्स लगाता है दूसरे हाथ पे, है ना। मैं कहूं चलो ठीक है, तुमने ये इन्वेंशन कर दी, मैं बताने वाला हूं कितना फोर्स लगाता है, यानी कि मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू, यानी कि अगर मैं न्यूमेरिकल वैल्यूज में अपना आंसर शो करने की कोशिश करूं तो उसे हम बायोट सावर्ट लॉ कह देंगे। बायोट सावर्ट ने कहा था करंट कैरिंग कंडक्टर के आसपास पी पॉइंट पर जितनी मैग्नीट्यूड की मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी उसका भाई साहब ने एक फॉर्मूला दे दिया था और कुछ नहीं करा था बस। अब उन्होंने फॉर्मूला क्या दिया था, उन्होंने कहा, मान लीजिए, उन्होंने कहा, थोड़ा सुंदर सा चित्र बनाते हैं ताकि आपको भी एंजॉयबल लगे, है ना। उन्होंने कहा मान लीजिए कोई भी मेरा करंट एलिमेंट करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसमें आई करंट साउथ से नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ फ्लो हो रहा है। उन्होंने कहा एक मेरे पास कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर है, सर क्या करंट कैरिंग कंडक्टर ऐसे ही बनाना है, कैसे भी बना सकते हो जैसे आपको अच्छा लगे। इसमें आई करंट फ्लो कर रहा है और इसमें एक छोटा सा पार्ट है, छोटा सा एक पार्ट है जिसे उन्होंने नाम दिया करंट एलिमेंट। ये छोटा सा हिस्सा लिया और उसका उन्होंने नाम रख दिया डीएल वेक्टर। ये क्या है क्यों है अभी बताऊंगा, अभी शांति रखो बस। ये हमारा करंट एलिमेंट इसे हम कह देंगे, क्या कह देंगे इसे बच्चा लोग, हम करंट एलिमेंट कह देंगे। आप लोग को दिख रहा होगा करंट एलिमेंट मैंने सामने ड्रॉ कर दिया है। यदि इस करंट एलिमेंट से दूर, यदि इस करंट एलिमेंट से दूर एक पी पॉइंट है ना, यह हमारा ये पी पॉइंट है ना, इस पी पॉइंट पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है, कितनी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है। फिर उन्होंने एक और बात कही, उन्होंने कहा यार एक काम करते हैं, जो डीएल वेक्टर से पी पॉइंट तक की डिस्टेंस है उसे उन्होंने आर नाम रख दिया। आर वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट बोल दिया, डिस्टेंस तो नहीं, है ना, आर वेक्टर नाम रख दिया। अच्छा, एक और चीज इन्होंने घोषित कर दी, क्या कर दी सर, उन्होंने कहा कि जो इस
डीएल यानी कि करंट एलिमेंट और इस डिस्टेंस के बीच एंगल है, उसे थीटा कह दिया। सर अब आपने ये सब पढ़ा तो दिया, समझ कुछ नहीं आया। अब सुनो मेरी बात। उन्होंने कहा है ना, हमारे पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर है। सबसे पहली बात तो करंट कैरिंग कंडक्टर, हमारे पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, ठीक है सर। दूसरी बात, एक हमारे पास करंट एलिमेंट है। क्या है? करंट एलिमेंट, जिसका नाम दिया है हमने डीएल वेक्टर। देखो यार सुनो, जो हमारी लाइन है करंट कैरिंग कंडक्टर है, उसकी वजह से पी पॉइंट पर कुछ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही होगी, पर क्योंकि वो इस पॉइंट पर अलग वेरिएशन करेगी, इस पॉइंट पर अलग वेरिएशन करेगी, मतलब अलग अलग आएगी ना। जैसे जितना दूर जाते जाओगे मैग्नेटिक पावर उसकी कम होती चली जाती है, जितना पास जाओगे उतना उसकी है ना मैग्नेटिक पावर, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ बढ़ती चली जाती है। तो करंट एलिमेंट कुछ भी नहीं होता, कंडक्टर का एक छोटा सा हम हिस्सा ले लेते हैं, केवल उस हिस्से की वजह से जो पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है उसे निकालने का फॉर्मूला बायट सावर्ट ने दे दिया था। नेक्स्ट इनके बाद इन्होंने क्या कहा, डीएल जो हमारा करंट एलिमेंट है। ध्यान दीजिएगा सारे बच्चे, बस यही बातें, इन्हीं में बच्चे घबरा जाते हैं। करंट एलिमेंट कुछ भी नहीं होता, करंट एलिमेंट जस्ट अ स्मॉल सेगमेंट ऑफ करंट कैरिंग कंडक्टर। करंट कैरिंग कंडक्टर का छोटा हिस्सा करंट एलिमेंट होता है हमारा। सर यहां पर आर क्या है? आर है बेटा सॉरी डिस्टेंस बिटवीन, आर हमारा है डिस्टेंस बिटवीन करंट एलिमेंट एंड पॉइंट पी। यदि पी पॉइंट और डीएल वेक्टर के बीच डिस्टेंस निकाले तो उसे हम आर कहते हैं। नेक्स्ट लाइन पर आते हैं। इसी के साथ हम एक और बात घोषित कर सकते हैं। सर थीटा क्या है? थीटा बच्चा लोग एंगल बिटवीन करंट एलिमेंट एंड आर, है ना। आर और करंट एलिमेंट के बीच में जो एंगल है उसे हमने थीटा का नाम दे दिया है। केवल इतनी सी बात इन्होंने बताई थी। उन्होंने कहा था, पहले तो मैंने स्पेसिफाई कर दिया। देखो भाई ये चीजें याद रखना, अगर ये डायग्राम मत भूल जाना, बस ये डायग्राम भूल गए ना तो सब गड़बड़ हो जाएगी। दोबारा समझा देता हूं, बहुत सिंपल सी बात है। समझो ये गुंडागर्दी का इलाका है। देखो यार आप लोगों ने सब कुछ गुंडागर्दी तो देखी है। एक तो होता बादशाह, जो सबसे बड़ा करंट कैरिंग कंडक्टर, जो बादशाह होता है पूरे एरिया का, जिसकी बदमाशी पूरे एरिया में रहती है। उसकी बदमाशी जो है इमेजिनरी होती है। ऐसा तो नहीं है कि देखो यार उस गुंडे की बदमाशी मुझे हवा में नजर आ रही है, इमेजिनरी होता है ना, भ्रम होता है लोगों के मन में। तो इसी प्रकार से हम मान सकते हैं इस करंट कैरिंग कंडक्टर की बदमाशी जो है उसकी मैग्नेटिक फील्ड है जो उसके चारों तरफ फैली हुई है। अच्छा, आप लोगों ने देखा होगा जब किसी से लड़ाई होती है ना छोटी मोटी, तो मेन बदमाश नहीं आता, उसके छोटे छोटे प्यादे से आ जाते लड़ने, गोली मारना है, तुझे पता हम किसके भाई लोग है, ये है वो है, बंटा है लोग है ना। एग्जैक्टली उसी तरीके से जो ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसका छोटा सा सेगमेंट हमने डीएल वेक्टर ले लिया है, और जिसका पी पॉइंट से डिस्टेंस आर है और जो एंगल थीटा बना रहा है। सर एक बात बताओ, अगर ये पॉइंट इधर होता तो ऐसे ले लेते, कैसे भी ले लेते, थीटा थीटा होता है, जो कि करंट एलिमेंट और पी पॉइंट के बीच, मतलब जो डीएल और पी के बीच आर डिस्टेंस होता है, उनके बीच का एंगल को हम थीटा कह देते हैं। बस सर पक्का? सर ये तो समझ आ गया, बस इतना सा होता है। और क्या मेरे भाई, बस इतना सा होता है, इतना सा उन्होंने ज्ञान दिया था, है ना। बस अब उन्होंने फॉर्मूला क्या दिया था वो देख लो। मेन बात है कि सर हमारा फॉर्मूला क्या था, अभी हमें समझ आ गया। इसकी स्टेटमेंट आप कहीं से भी देख सकते हो, स्टेटमेंट आप पढ़ोगे, लिखने में टाइम वेस्ट हो जाएगा, मैं नहीं चाह रहा आपका जरा सा भी समय बर्बाद हो। जब आप इसकी स्टेटमेंट पढ़ोगे आपको क्लियर कट समझ आ जाएगा कि हाँ ये कहना चाह रहे हैं सर, मेरे मन में मक्खन क्लियर हो चुका है कंसेप्ट। अब ध्यान दीजिए, अब मैं आगे आपको बता देता हूं। जैसे मैंने बायट सावर्ट लॉ आपको समझाने की कोशिश करी, तो उन्होंने कुछ, बायट सावर्ट लॉ ने कुछ स्टेटमेंट दी। लिखिए क्या दी, है ना, क्या दी वो देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू बायट सावर्ट लॉ, है ना, फटाफट लिख रहा हूं, टेंशन मत लो। अकॉर्डिंग टू बायट सावर्ट लॉ, उन्होंने हमसे कुछ 4-5 बातें कही जिनका हमें ध्यान रखने की नीड है ना। क्या 4-5 बातें कही वो हम लिख लेते हैं, फटाफट से लिखो। सबसे पहली बात कही कि जो ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड है, जो ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड है एट पॉइंट पी, यानी कि जो करंट एलिमेंट डीएल द्वारा पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है वो हमारी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है।
किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? करंट के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट इन कंडक्टर। अच्छा सर, समझ आया। सॉरी, कंडक्टर की स्पेलिंग गलत लिखी थोड़ा सा, है ना सर। समझ आया कंसेप्ट? क्या समझ में आया भाई तेरे, क्या समझ में आया मुझे भी बता। सर उन्होंने बोला कि जो ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है ना सर, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के। मतलब अगर इस कंडक्टर में करंट बढ़ता चला जाएगा तो हमारी मैग्नेटिक फील्ड की पावर भी बढ़ती चली जाएगी, और अगर करंट हम घटा देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी कम होती चली जाएगी। ठीक है सर। अच्छा, इन्होंने दूसरी बात कही कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो फिर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाती है, फिर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाती है। किस किस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है? टू द डीएल। डीएल बोले तो करंट एलिमेंट। सर इसका मतलब थोड़ा समझाइए ना, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। अरे हम बताते हैं ना, जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डीएल वेक्टर के। यानी कि ये जो मैंने यहां पर ये छोटा सा हिस्सा लिया है डीएल वेक्टर, इसको आप जितना बढ़ाते जाओगे उतनी ज्यादा इसकी वजह से पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ती चली जाएगी, और जितना इसका साइज घटाते चले जाओगे इसकी वजह से पी पॉइंट पर होने वाली मैग्नेटिक फील्ड उतनी कम होती चली जाएगी। ठीक है सर, मक्खन समझ आ रहा है सर? कोई दिक्कत ही नहीं है। अगले पॉइंट पर आओ बस, बेझिझक। सॉरी, क्या हो रहा है आजकल, फंबल बहुत कर रहे हो सर जी। चलो कोई नहीं, अगले पॉइंट पर आते हैं। लास्ट बट नॉट, नहीं लास्ट तो नहीं, सेकंड लास्ट है ना। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सर बड़ा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है ये। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, है ना, किसके? साइन थीटा के। सर ये क्या स्टेटमेंट है अजीब सा, साइन थीटा? हाँ, साइन थीटा ऐसे ही होता है। यानी कि ये जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड है बच्चा लोग, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है साइन थीटा के। सर थीटा तो वो एंगल है ना, अगर उसका मैं साइन निकाल दूं, मतलब 45 है तो साइन निकाल दूं, मतलब 1/√2 जो आएगा, हाँ वही। तो उस साइन थीटा के बच्चा लोग ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अभी तो ये मानने वाली चीजें है, इसमें तो बहसबाजी तुम लोग को करनी नहीं है भाई, इसमें बहसबाजी मत करना मेरे से। लास्ट पॉइंट लिख लो। लास्ट पॉइंट होता है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अच्छा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके? टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, टू द स्क्वायर ऑफ आर लिख लो बस, स्क्वायर ऑफ आर। एक्चुअली मैं नई स्लाइड भी लाऊं, उसके लिए सारा कुछ मिटाना पड़ेगा, बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, इसीलिए मैं एक ही में कोशिश कर रहा हूं ठूसने की। समझ आया था? ठीक है, नहीं तो नई स्लाइड ला दूंगा, घबराओ मत बिल्कुल भी। ठीक है ना? वेरी गुड सर, क्लियर है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ आर। अब हम एक काम करते हैं, इधर का कचरा थोड़ा सा मिटा देते हैं ताकि हम ज्यादा से ज्यादा कंटेंट, ये डायग्राम भी लिखा हुआ मिटा देता हूँ, बेफालतू में जगह खींच गया है मेरी, है ना, इतनी मेहनत से लिखा था। खैर छोड़िए। अच्छा, बाय स्टेटमेंट 1, 2, 3 एंड 4, अगर मैं इन चारों स्टेटमेंट को बच्चा लोग मिला दूं तो क्या हमारे पास कंक्लूजन आता है? जल्दी बताइए। अगर मैं इन चारों स्टेटमेंट को मिला देता हूं तो सर हम कह सकते हैं जो ये मैग्नेटिक फील्ड है वो कहीं ना कहीं करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डीएल के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो मल्टीप्लाई में लिख दिया। सर साइन थीटा के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, और अपॉन में आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। सर सुनो, इतना तो मैं 10 से पढ़ता आ रहा हूं। क्या पढ़ता आ रहा भाई मेरे? सर मैं इतना पढ़ता हुआ आ रहा हूं कि जो ये हमारा प्रोपोर्शनैलिटी साइन है इसको हम तभी हटा सकते हैं जब हमारा प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आएगा। अच्छा, वाह यार वाह लौंडे, सब पता है तेरे को तो, है ना। तो डीबी वेक्टर जो होगा वो हमारा आता है μ0/4π इंटू आई डीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर होता है। ये हमारा अल्टीमेट फॉर्मूला होता है जो हमारा निकल कर आता है, जिसे आप याद रखेंगे डीबी वेक्टर इक्वल टू μ0। मैं सर नीचे कर देता हूं, शायद से छुप रहा हो तो, है ना। और आप लोग ये भी याद कर लीजिएगा कि हमारा जो कांस्टेंट होता है वो होता है μ0/4π, जिसकी वैल्यू कितनी होती है? 10⁻⁷ होती है। एक ही पेज में पूरा मैं बायट-सावर्ट लॉ सम अप कर दूंगा, चिंता मत करिए, इसके लिए एक्स्ट्रा आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। बायट-सावर्ट लॉ
केवल हम यहाँ पर क्लियर कर लेंगे। और म्यू नॉट अपन 4 पाई की वैल्यू आप लोग याद रखिएगा 10 की पावर -7 होती है। अच्छा, कभी कभार यही फॉर्मूला वेक्टर की टर्म्स में पूछ लिया जाता है, तो वेक्टर की टर्म्स में मैं कहां लिखूं, एक काम करते हैं यहां लिख देते हैं भाई लोग, है ना। आपसे वेक्टर की टर्म में पूछा जाए तो डीबी वेक्टर इज इक्वल्स टू, पहले तो आप वही लिख देना, है ना, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई, है ना। यहां पर क्या होता है, यहां पर अपॉन में जो होता है बच्चा लोग हमारा आर क्यूब आता है। आर क्यूब क्यों आता है, क्योंकि यहां पे क्रॉस प्रोडक्ट यूज होता है, वो होता है हमारा डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर का। तो यदि आज से वेक्टर फॉर्म में बायट सावर्ट लॉ पूछा जाए तो हमारा होता है डीबी वेक्टर इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर क्यूब, यहां पर आर स्क्वायर था वहां पर आर क्यूब होता है। डीएल वेक्टर और आर वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट होता है। सर साइन थीटा तो गायब हो गया, अरे यार लल्लू क्या क्रॉस प्रोडक्ट नहीं पढ़ा, आप इसको जब खोलोगे तो ये होगा म्यू नॉट आई डीएल आर, यानी कि डीएल का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई आर का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई साइन थीटा। आर का मैग्नीट्यूड आर क्यूब वाले एक आर से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो वो बच के अल्टीमेटली वही वाला बच जाता है म्यू नॉट आई डीएल अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा। तो साइन थीटा जब आप क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला एक्सपैंड करोगे, ओपन करोगे, तो आपका इजीली वो अवेलेबल हो जाएगा। घबराइएगा मत, मेरी वीडियो 100% आपको पसंद आई होगी, है ना। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आप राइट हैंड स्क्रू रूल से निकाल सकते हो, आपको पता ही है राइट हैंड स्क्रू रूल कैसे होता है, कैसे निकालते हैं, है ना। और क्रॉस प्रोडक्ट पता ही है ना, ए क्रॉस बी को निकालने के लिए थंब की डायरेक्शन वाला रिजल्टेंट देता है। तो ये हमारा बायट सावर्ट लॉ है, इसको मैंने पूरी तरीके से परफेक्टली आपको सिंगल पेज में समझाने की कोशिश करी है ना। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। पता नहीं क्या हो रहा, फंबल कर रहा हूं, बट लाइक करते रहिएगा वीडियो को यार, चैनल कर देना, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट पूछ लेना, मैं सब कुछ दोबारा से पढ़वा सकता हूं। सो बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर।